नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 का कंप्लीट स्टैटिक जीके। यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जो 5 अंक का आपका सिलेबस है, भूगोल 5 अंक, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 अंक, सामान्य विज्ञान 5 अंक और सामान्य जागरूकता 10 अंक। तो ये टोटल आपके 35 नंबर का सिलेबस है जो आज आप कंप्लीट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे रिवीजन के साथ में। तो हम शुरू करेंगे भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल गुजरात में था। विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इंग्लिश में इसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हड़प्पा वासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, तो उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिण स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ के पास में है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है जो पाकिस्तान में है। अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। वैदिक काल का समय 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध पुरुषुणी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषिणी। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में आर्य शब्द श्रेष्ठ व्यक्ति का सूचक था। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अस्तो मां सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है बुद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। अब हम बढ़ेंगे जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जंभिक ग्राम में हुई थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। अब हम बात करेंगे मौर्य राजवंश की। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य काल में अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन पर आधारित पुस्तक थी जिसे कौटिल्य ने लिखा था। अशोक के अभिलेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है और ग्रीक और अरामाइक थी। मौर्य काल में रूप दर्शक सिक्कों का परीक्षक होता था। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास का एक उपन्यास है अभिज्ञान शकुंतलम, वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कुमार संभवम है। अजंता की गुफाओं का संबंध गुप्त काल से है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल से संबंधित है। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ गुप्त काल के थे। गुप्त काल में भूमि राजस्व उत्पादन का 1/6वां हिस्सा होता था। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन काल की। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद
और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट कवि थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। अब हम बात करेंगे राजपूत काल की। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सोलंकी शासकों द्वारा बनवाए गए हैं और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। जयचंद कन्नौज का शासक था जिसे गहड़वाल वंश की स्थापना की। तो जयचंद ने गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। इसका युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था जिसमें जयचंद पराजित हुआ था, जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। अब हम बढ़ेंगे सल्तनत काल की तरफ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा किया। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्का प्रिंस कहा जाता है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। अब हम बढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की तरफ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था जिसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था लोदी को हराकर। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराया था जो 1540 में हुआ था। इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। औरंगजेब ने, जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की चचेरी बहन थी। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। अब हम बढ़ेंगे मराठा की तरफ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। चौथ और सरदेश मुखी मराठा काल के प्रमुख कर थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी घोषित होता है। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अब बात करेंगे ब्रिटिश राज का उदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्लासी का युद्ध 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजयी होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखता है। 1857 का विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अवध या लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था और इनके सहयोगी थे तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर मिला। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज हड़प नीति लागू की थी। भारत में पहली रेल 1853 में बंबई से ठाणे के बीच चली। दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। 1835 का अधिनियम शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को लागू करता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1885 से 1905 के बीच के इतिहास की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस दो दलों में टूटी, गरम दल और नरम दल। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी और इनके साथ थे सोहन सिंह भाकना। अब हम बात करेंगे स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च नमक कानून के लिए तोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ।
असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और चौरी चौरा कांड 1922 के बाद समाप्त हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है या उन्हें कहा जाता है। खुदीराम बोस ने पहले भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में हुई थी। अब हम बात करेंगे विधान संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1909 के अधिवेशन जो आपका अधिनियम आता है उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुए थे। किससे? 1919 का जो अधिवेशन था, अधिनियम था, इससे प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया जिसका विरोध हुआ। इसका गठन 1927 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है और इस अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। 1919 से वाले से राज्यों में द्वैध शासन था और 1935 से केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। अब हम बढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। अब हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर संबोधन में दी थी। रास बिहारी बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। जय हिंद का नारा आजाद हिंद फौज ने दिया था। अब हम बढ़ेंगे भूगोल की तरफ। महत्वपूर्ण टॉपिक है नदियां और नदियों की घाटियां। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से होकर गुजरती है जिसमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी प्रमुख है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसकी सहायक नदियों में चंबल है, केन है, बेतवा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। बहुत ही बारीक अंतर है दोनों में, आप याद ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अब हम बात करेंगे भूजल संसाधन की। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी में पाया जाने वाला जल है। भूजल का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा का जल है। भारत में सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। एक्यूफर भूगर्भीय परत होती है जिसमें पानी जमा होता है। भूजल को कुओं, हैंडपंपों और ट्यूबवेलों के माध्यम से निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे पर्वत और हिमनद की। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है जो हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 148.86 मीटर है। अब हम बात करेंगे रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र की। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में है। काफी हिस्सा आपको गुजरात में भी देखने को मिल जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है।
विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका में है। रेगिस्तानी इलाकों में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। अधिकांश थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है, लेकिन कुछ हिस्से हरियाणा, पंजाब, गुजरात और सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में भी फैले हुए हैं। अब हम बात करेंगे खनिज स्रोत की। भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में पाया जाता है। लोहा उड़ीसा और कर्नाटक में प्रमुखता से मिलता है। भारत में यूरेनियम सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड राज्य है। तो यूरेनियम जो भारत में मिलता है उसका उत्पादक सबसे बड़ा झारखंड है। राजस्थान में भारत में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। खनिज संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो कोयला जो भारत में पाया जाता है वो बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का होता है। और लोहे के अयस्क की अगर बात करें तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रमुख अयस्क हैं लोहे के। अब हम बात करेंगे जलवायु और मौसम की। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अल नीनो और ला नीना वैश्विक मौसम पर प्रभाव डालने वाली घटनाएं हैं। जब अल नीनो एक्टिव होता है तो भारत में सूखे की संभावना बढ़ जाती है और शुष्क मौसम रहता है। और जब ला लीना एक्टिवेट होता है तो भारत में अच्छी मानसून वर्षा होती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून की वापसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। समय क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होती है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के पास प्रयागराज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। अब बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन और प्रवास की। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हैं। प्रवास का मतलब है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर लगभग आपका 19% जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो चुकी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज्यादा बिहार का है 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल का 1029। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 828 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो भारत का औसत लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्तियों पुरुषों की संख्या पर है। सर्वाधिक केरल का है 1084, और पुडुचेरी का 1038, छत्तीसगढ़ का 991, उत्तर प्रदेश का 912। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए तथ्यों की। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसका मुख्य कार्य देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। योजना आयोग के पास एक ताकत थी कि वो धन आवंटन भी कर सकता था। इसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, लेकिन नीति आयोग के पास ये ताकत नहीं है धन आवंटन करने की। ये सिर्फ एक थिंक टैंक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कृषि विकास पर केंद्रित थी। यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। यह महान नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का लक्ष्य आत्मनिर्भरता, लेकिन यह असफल रही क्योंकि इस समय भारत ने 2 युद्ध लड़े, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP शुरू किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ने उदारीकरण और निजीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से 1979 के दौरान लागू की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य लक्ष्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सामाजिक कल्याण था, जबकि निजी क्षेत्र लाभ पर आधारित था। इस मॉडल का उद्देश्य पूंजीवाद और समाजवाद के बीच
संतुलन स्थापित करना था। अब हम बात करेंगे हरित क्रांति की, जो काफी महत्वपूर्ण है। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च उपज वाली किस्मों HYV के बीज, उर्वरक और सिंचाई का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाना था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इस क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। दुग्ध विकास और परिचालन बाढ़, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति भारत में 1970 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अमूल सहकारी आंदोलन इस कार्यक्रम का हिस्सा था, जो गुजरात में स्थापित हुआ। अब हम बात करेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सुधार की। भारत में 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब हम बात करेंगे 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था पर। 1991 में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू की गई, जिसे शॉर्ट में LPG कहा गया। एल यानी कि आपका लिबराइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये सुधार तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुए। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है GST, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। यह एक राष्ट्र एक कर यानी कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर आधारित है। GST ने नई केंद्रीय और राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष करों को प्रस्तावित किया है। तो जो कई केंद्रीय और राज्य स्तर के कर लगते थे, उनको प्रस्तावित करके एक कर बनाया गया GST। GST के तहत 5%, 12%, 18% और 28% की 4 प्रमुख दरें हैं। अब हम बात करेंगे कृषि सुधार की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। ई-नाम योजना कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ई-नाम जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कृषि उत्पादों के लिए बनाया गया है। संरचनात्मक सुधारों की अगर बात करें तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नए उद्यमियों को बढ़ावा देना है। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब हम बात करेंगे श्रम सुधारों की। श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिए 4 श्रम संहिताओं लेबर कोड्स में समेकित किया गया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं वर्तमान में, 12 अनुसूचियां हैं और 448 प्लस अनुच्छेद हैं। लागू होते समय 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इनका उद्देश्य देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन से संबंधित है और आपका अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 में लिखा है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। 13 में लिखा है कि किन परिस्थितियों में अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे रद्द माना जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। स्वच्छ जल का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब ये आपका एक कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है। अब हम बात करेंगे भारत की संसदीय प्रणाली की। भारत में ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, ये आप चीज समझ लीजिएगा। यहाँ पर राज्य का मतलब है पूरे देश से। ठीक है, और राज्य में जो प्रदेश है आपका स्टेट है, उसका प्रमुख राज्यपाल होता है। संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में संघीय प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। अब हम बात करेंगे न्यायिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से जुड़ी हुई। भारत में न्यायिक प्रणाली एकल और एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक कोलेजियम बनी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की, उनकी अनुशंसा पर। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अब हम बात करेंगे जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन की इकाई का प्रमुख जिलाधिकारी डीएम होता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक एसपी के साथ मिलकर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं की। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह संशोधन ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसके द्वारा इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है। राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। पहला जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो भूमि सुधार से संबंधित है। 9वां संशोधन 1960, बेरूवाड़ी संघ पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया। 10वां संशोधन 1961, दादरा और नगर हवेली को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 12वां संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 24वां संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 26वां संशोधन 1971, राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। 36वां संशोधन 1975, सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वां संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 44वां जो संशोधन है आपका 1978 में आता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। जो 44th आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978 में आता है। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बनाया गया। 52 संशोधन 1985, दल बदल का विरोधी कानून पारित होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया गया। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो दल बदल कानून से संबंधित है। 61वां संशोधन 1989 में आता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 73वां संशोधन 1992, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संशोधन 1992, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
86th संशोधन जो होता है वो 2002 में होता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 89th संशोधन आपका 2003 में होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 91वां संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया। 92 अमेंडमेंट जो होता है आपका 2003 में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। जो आपकी 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। 97वां संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 99वां संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC की स्थापना की गई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 100 संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता लागू हुआ। 101वां संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू किया गया। 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संशोधन 2020 लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण भी शामिल किया गया। अब हम बढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक भौतिकी, जो एलिमेंट्री आपकी फिजिक्स है उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु देखते हैं। कार्य का मात्रक जो SI मात्रक है वो जूल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तापमान का SI मात्रक केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है। रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। हवा में ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकेंड होती है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है प्राथमिक रसायन विज्ञान। तो जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है, आप सभी को पता होगा। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले ने की थी। हीरा कार्बन का अपरूप है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O होता है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। पेट्रोल में मौजूद प्रमुख तत्व कार्बन और हाइड्रोजन है। पीएच स्केल का उपयोग किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देने वाला पदार्थ क्षारीय होता है। अब बढ़ते हैं हम प्राथमिक जीव विज्ञान की तरफ। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित होती है। DNA का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। लाल रक्त कोशिकाओं RBC का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में है। लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। विटामिन K का कार्य होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करना। अब हम बढ़ेंगे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज की तरफ। भारत के पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई जानकारी देखते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इनसे स्थलीय सीमा भारत साझा करता है, जबकि श्रीलंका, मालदीव आपके समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत की सबसे लंबी
स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत के 3 पड़ोसी देश जिनकी सीमा समुद्री है, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये 5 राज्य कौन से हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब हम बढ़ते हैं देश की राजधानी और मुद्रा की तरफ। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है यहाँ की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और मुद्रा यूरो है। अब हम बात करेंगे भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े हुए तथ्यों की। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का वर्णन मिलता है, 80 में राज्यसभा का वर्णन है और 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। किसी राज्य की विधानसभा विधायिका का निम्न सदन है, जबकि विधान परिषद उच्च सदन है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। विधान परिषद वाले राज्य 6 हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करेंगे विश्व संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अब हम बात करेंगे भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अंत तक जरूर देखिएगा। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाल किला और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। एक लाल किला आगरा में भी है। हवा महल जयपुर राजस्थान में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। अब हम बात करेंगे भारत की कला और संस्कृति की। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है और मोहिनी अट्टम है। गरबा और डांडिया गुजरात के लोक नृत्य हैं। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब हम बढ़ेंगे भारत और विश्व खेल की तरफ। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में है। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगराडो में डे स्टेडियम है, जो उत्तर कोरिया में है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विंबलडन टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है।
और पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग का मुख्यालय मुंबई में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक की। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। कुमार संभवम इनकी एक अन्य रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। इसके बारे में इसमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में लिखा है, राजनीति के बारे में। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाएं महात्मा गांधी ने शुरू की थी। पुरस्कार और विजेता की अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनसे जुड़ी हुई करंट अफेयर आपको तैयार करनी होगी जितने ये आपके पुरस्कार हैं। अब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े तथ्यों की। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम के जलने से प्रदूषण होता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे विभिन्न अन्य तथ्यों की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी थे। 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय में बदल गया, क्योंकि तब जो शासन था कंपनी के हाथों से छीनकर क्राउन के हाथों में चला गया था। नील दर्पण नाटक दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, जो नील विद्रोह पर आधारित था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आई थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को चोटें लगी और उनका निधन हो गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव कराए गए थे। पुणे समझौता 1932 में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी 1915 में भारत वापस लौटे थे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान मिलता है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 10 कुल मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जब ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। भाग 5 में संघ और सरकार का वर्णन है। अनुसूची 8 में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन संविधान लागू होते समय सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जिसका प्रयोग एक बार भी भारत में अभी तक नहीं किया गया है। विटामिन B1 को
कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं की कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें 23 जोड़ी गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस कहलाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। अमाशय में भोजन का पाचन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl द्वारा होता है। टाइफाइड रोग जीवाणु से होता है। डेंगू रोग विषाणु से होता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। 1976 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था। गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। पुणे की संधि 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। भारत में पहला डाकघर कोलकाता में 1727 में स्थापित हुआ था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। ECG का उपयोग हृदय की गतिविधि को मापने के लिए होता है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह O होता है और इसमें भी अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव पर जाएंगे RH फैक्टर के साथ तो O नेगेटिव सार्वभौमिक दाता होता है और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता AB पॉजिटिव होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका में स्थित है। श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस में किया जाता है। पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीकरण होता है। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओम का नियम B बराबर IR होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और आपका प्रश्न है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आपका 550 लगभग तथ्यों वाला वीडियो है यूपीट्रिपल पीटी के स्टैटिक जीके का टॉपिक कैसा लगा आपको। पूरी मेहनत की गई है अच्छे तथ्यों को लाकर यहाँ पर आपको पढ़ाने की। 25 आपको प्रमुख संविधान संशोधन कराए गए हैं और इसके अलावा 500 तथ्य कराए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अन्य भी डीप स्टडी के साथ टॉपिक उपलब्ध हैं जिनकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।